अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, आज मैं आपके लिए ले आई हूँ रूहे आराम का बिल्कुल न्यू एपिसोड। चलिए जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। सुनो, वो लड़की मासूमा आज 6 बजे की फ़्लाइट से पाकिस्तान यहाँ आने वाली है। जैसे ही वो पेपर्स तुम्हें मिलें तुम उन्हें शारिफ के हवाले कर देना। वो कल जेल से छूट जाएगा। लेकिन शम्स का क्या करेंगे? खिज़र ने पूछा। उसका तुम कुछ नहीं करोगे, उसे मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ। अभी कुछ ही देर में मैं उससे मिलने जाऊँगा। अगर सीधे तरीके से मान गया तो ठीक है, वरना वैसे भी बहुत दिनों से मैंने अपने फेवरेट हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने हाथ में रखी ब्लेड की तरफ इशारा किया। खिज़र का तो उसके साथ जाने का इरादा था, वो एक ही पल में कैंसिल हो गया। वह ब्लेड से उन लोगों को मारता था जिन पर उसे हद से ज़्यादा गुस्सा हो, और ब्लेड से वो इतनी ख़तरनाक मौत देता था कि किसी की भी रोंगटे खड़े हो जाएं। खिज़र को उसकी उस हथियार से नफ़रत थी। उसका ब्लेड किसी सांप की तरह अगले बंदे के जिस्म पर रेंगता और सुर्ख लकीरें छोड़ता जाता। वह ब्लेड का इस्तेमाल तब करता था जब अगले बंदे को तड़पा कर मारना हो। खिज़र को उसके ब्लेड से जितनी नफ़रत थी इतना ही डर लगता था। अक्सर अपनी परेशानी की वजह से वो इसी से मिटाता था। कुछ ही देर में मौलवी साहब की आवाज़ आई। निकाह नामे पर शेख के दस्तखत पहले ही हो चुके थे। उसने एक नज़र भी उठाकर पूरा निकाह नामा न देखा। उसे जहाँ कहा गया उसने साइन कर दिए। मौलवी साहब ने रस्म अदा की। 3 बार उससे उसकी मर्ज़ी पूछी गई, जिसका होना या ना होना किसी के लिए अहमियत न रखता था। वो खामोशी से सारे कार्रवाई देखती रही। उससे किए गए सवालों पर उसने हामी भर दी। हाँ, उसे वो शख्स कबूल था जिसे उसने कभी देखा भी ना था। अम्मी तो मोहल्ले वाली औरतों के सामने शेख की तारीफ़ें किए जा रही थी। खुद उसकी शक्ल तो न देखी थी, लेकिन फिर भी उसे खुद शक्ल कह रही थी। अरे, मैं अपनी बेटियों के बारे में पहले सोचती तो लोग कहते कि सौतेली माँ है, सौतेली माँ बहुत बुरी होती है, इसलिए मैंने पहले उसके बारे में सोचा। आखिर कल अगले जहान में जाकर उसके बाप को मुंह भी तो दिखाना है। अम्मी तारीफ़ें समेटती, उसे बार बार अपने सीने से लगाती प्यार कर रही थी। ये भी उसकी ज़िंदगी पहली बार हो रहा था। फिर मारिया हो रानिया उसके करीब आ गई। तुम्हें पता है तुम्हारा शौहर कितना अमीर आदमी है? उसके पास इतना पैसा कि कोई गिन भी ना सके। राज करोगी राज, और वहाँ के जाके हमें मत भूल जाना। मेरा मतलब है हमें फ़ोन वगैरह करती रहना। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं आज ही जा रही हूँ, रू ने बेदिली से कहा। हाँ, तो आज ही जा रही हो? मारिया ने उसके सर पर धमाका किया। क्या मतलब? उसने हैरत से पूछा। अरे मतलब हमने तुम्हारा सामान वगैरह पैक कर दिया है। खैर, तुम्हारा सामान है ही कितना, तुम्हारे कपड़ों में तो वही हमारे पुराने दिए हुए कपड़े थे, लेकिन मैंने और मारिया ने हमारे ईद वाले सूट थे ना, वो तुम्हारे कपड़ों में रखे हैं। उसके अलावा वो भी मैंने अपने कुछ सूट तुम्हारे कपड़ों में रख दिए हैं। तानिया और रानिया के कपड़े तुम्हें ठीक से पूरे नहीं आते, लेकिन मेरे कपड़ों में तुम अच्छे से एडजस्ट कर सकती हो। अभी तो तुम दुबई जा रही हो, वहाँ तुम्हें तुम्हारा शौहर ले ही देगा और कपड़े, लेकिन गुजारे के लिए हमने रख दिए हैं। अब वो ये ना कहे कि हमने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। वो अपने पुराने कपड़ों का एहसान भी उस तरह से जता रही थी जैसे नए खरीद कर लाई हो। वो कुछ ना बोली, खामोशी से उन्हें सुनती रही। थोड़ी देर के बाद फातिमा बीबी एक बार फिर से उसके करीब आ गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम आज ही जा रही हो। ये तो अभी तंजीम ने बताया। तुमने मुझे अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? उन्होंने परेशानी से पूछा। सच तो यह था कि उन्हें तंजीम पर भरोसा नहीं था। न जाने वो औरत उसके साथ क्या से क्या कर दे। मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती थी, लेकिन तुमने पहले मुझे बताया ही नहीं। ये कुछ चीज़ें मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। उन्होंने उस छोटे साइज़ का कुरान, जिसका साइज़ एक पॉकेट जितना था, उसके साथ एक जाय नमाज, एक हवाया दिया जिसके साथ हम रंग स्काफ था। उसका रंग हल्का आसमानी था। यकीनन उन्होंने अपने हाथ से उसे सिलाई किया था। वो एक गैर औरत होकर उसे नई चीज़ें लाकर दे रही थी, और उसके अपने जो आज उसे यहाँ से भेजते हुए भी अपनी उतरन दे रहे थे। उसने खामोशी से वो तीनों चीज़ें पकड़ ली। मुझे नहीं पता तुम्हारा शौहर कैसा होगा। मैंने तो सुना है कि दुबई के मर्दों ने 4-4 निकाह किए होते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो। मैं चाहूँगी कि तुम हकीकत पसंद बनो, हर तरह के
सिचुएशन के लिए तैयार रहो। वो गौर से फ़ातिमा बीबी की को सुन रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये औरत उसे कभी गलत मशवरा नहीं देगी। मैं तुम्हारे शौहर को नहीं देखा, मैं नहीं बता सकती कि वो कैसा होगा, मगर इतना कह सकती हूँ कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी मासूमियत और ख़ूबसूरती उसे तुम्हारी तरफ राग़िब कर लेगी, बल्कि तुम उसे ख़ुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दोगी। तुम खुद सब्र से काम लेना मेरी बच्ची। तेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, अब अल्लाह तेरे साथ इतना बुरा नहीं करेगा। बस तू हर किस्म की सच्ची सिचुएशन के लिए तैयार रहना। वो तेरा शौहर है, तेरा साहिबान, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कभी कोई काम मत करना। ये मेरा नंबर है, तेरा शौहर मुझसे बात करने की इजाज़त दे तो मुझे फ़ोन ज़रूर करना। उन्होंने एक छोटा सा कागज़ उसकी तरफ देते हुए कहा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ज़िंदगी रही तो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। वो उसका माथा चूमते उसकी करीब से उठी। जब रूह ने उनका हाथ थामा और उठकर खड़ी हुई और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी। थोड़ी देर के बाद उसे बताया गया कि 6 बजे की फ़्लाइट से दुबई जाना है। वो परेशान सी खड़ी सबको देख रही थी। वो कैसे किसी दूसरे मुल्क जा सकती थी? उसके पास किसी दूसरे मुल्क जाने के कागजात ही कहाँ थे? उसके पास तो कुछ भी ना था। अम्मी और उनकी 3 बेटियां उसे छोड़ने एयरपोर्ट तक आई थीं। फिर उसे कुछ कागजात और फ़ाइल दी जिसमें निकाहनामा था, ये वो जानती थी, लेकिन वो दूसरे कागजात में पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड था, जो कम अज़ कम उसके नाम पर ना था, लेकिन शनाख्ती कार्ड पर उसी की तस्वीर लगी थी। ये सब कुछ झूठा था। वो पकड़ी जा सकती थी, लेकिन यहाँ किसे परवाह थी? उसे गैरकानूनी तरीके से दूसरे मुल्क भेजा जा रहा था। उन लोगों को इतनी भी क्या जल्दी थी? सब्र कर लेते। उसका शौहर अगर इतना ख़र्चा करने को तैयार था तो असली कार्ड और पासपोर्ट भी तो बनवा सकता था। फिर कुछ ही देर में कुछ ऑफिसर उसके पास आए। आप परेशान न होना, आपकी मिसेस को हम सही सलामत दुबई पहुंचा देंगे। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, यकीनन उसका शौहर था। मारिया, रानी और तानिया ने सरसरी से उसे गले से लगाया। वो रोना चाहती थी, अपनों से जुदा होने का गम वो बहुत रोना चाहती थी, लेकिन उन तीनों का रोने का कोई प्लान न था। लेकिन जब अम्मी ने उसे गले लगाया तो उनकी आवाज़ में नमी थी। सुन रूह, मैंने तेरे साथ जो कुछ भी किया है मुझे माफ़ कर देना, मुझे कभी बद्दुआ मत देना। उसका माथा चूमते हुए उन्होंने रोते हुए कहा। उसने कहा, कभी अम्मी का ये लहजा सुना था। और फिर सबसे मिलकर वो चली गई। ऑफिसर्स ने उसे लाकर जहाज़ में बिठाया। उसके हाथ पर पैर कांप रहे थे। वो बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था उसके साथ, किसी को नहीं जानती थी वो। बस उसे अपने शौहर के पास पहुंचना था। वही उसका आसरा था, वही सहारा था। उसने शम्स को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसने डेविल की बात ना मानी। शायद वो उसे ठीक से जानता नहीं था। उसका यही कहना था कि एक 30-32 साल का मर्द 35 साल के आदमी का क्या बिगाड़ सकता है। और फिर उसने वो किया जो उस 45 साल आदमी ने कभी नहीं सोचा था। खिज़र की सोच के मुताबिक ब्लेड शम्स के जिस्म पर रेंग रहा था, किसी सांप की तरह अपनी सुर्ख लकीरें छोड़ता हुआ। लैला ने उसे एक ही बार उस अंदाज में देखा था, उसके बाद वो 1 महीना उससे दूर रही। उसने आज भी लैला को अपने साथ आने की ऑफ़र की थी, लेकिन उसके हाथ में ब्लेड देखकर वो उसके साथ ना आई। उसने शम्स के न सिर्फ हाथों को बल्कि पूरी जिस्म को रगें काट डाली। वो उसके सामने तड़प तड़प कर मर रहा था, लेकिन वो साथ वाली कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सुलगा रहा था। उसकी चीखें सुनकर उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसने उसकी सारी रगें काट दी, लेकिन गर्दन की रग नहीं काट पाया, क्योंकि वो अपने साथ सिर्फ 30 ब्लेड लाया था। अगर एक भी फालतू लाया होता तो उसे इतनी देर उसकी चीखें बर्दाश्त न करनी पड़ती। जबकि दूसरी तरफ खिज़र मासूमा को लाने एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। मासूमा ने उससे कहा था कि वो उससे कॉरिडोर में बात करेगी ताकि उसे कोई भी पहचान न पाए, लेकिन खिज़र को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि उसने मासूमा से उसकी तस्वीर तक न मांगी। अब वो उसे कैसे पहचानेगा? चलो, ये भी शुक्र था कि उसने मासूमा से उसके कपड़ों का रंग पूछ लिया, वरना आज यकीनन डेविल ने उसका कुछ ना छोड़ना था। वैसे भी वो आज ब्लेड यूज़ कर रहा था। वो अभी खड़ा हर तरफ नज़रें दौड़ा रहा था जब नज़र सामने से आती एक मासूम सी लड़की पर पड़ी, जो काफ़ी डरी सहमी थी। उसने आसमानी रंग का अबाया पहना था, जिसके साथ उसने हमरंग आसमानी रंग का
का ही स्कार्फ लिया था। मिल गई मासूमा, वो तेज़ी से चलता है उसके करीब आया। तुम पहुंच गई, मैं तो परेशान हो गया था कि तुम्हें पहचानूंगा कैसे। खैर वो पेपर्स तो लाई हो ना तुम, उसने फिक्रमंदी से पूछा, क्योंकि अगर उस बार पेपर्स में कुछ गड़बड़ हो जाती तो डेविल उसे नहीं छोड़ने वाला था। जी हाँ, मैं पेपर ले आई हूँ। तो आप हैं मेरे शोहर? उसने हैरानगी से पूछा। शोहर? खिज़र को झटका लगा। सर, आप मुझे एयरपोर्ट पर लेने आएंगे तो मैं आपको वहाँ कॉरिडोर में मुखातिब करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पीछे कुछ लोग लगे हैं। उसे मासूमा के फ़ोन पर की गई गुफ्तगू याद आई। शोहर? हाँ शोहर, तुम्हारा घर पे है, चलो मैं तुम्हें उसी के पास ले जाने आया हूँ। पेपर्स मुझे दो। खिज़र ने बात संभालते हुए पेपर्स मांगे। नहीं, पेपर तो है, उन्हें उन्हीं को दूंगी, उसने मासूमियत से कहा। तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो, मैं उसका वफादार आदमी हूँ, खिज़र ने कहा। नहीं, पेपर्स मैं उन्हीं को दूंगी। खिज़र को लगा उसने एक बार फिर से उससे पेपर मांगा तो मासूमा रोने लगेगी। वो सिर्फ नाम की मासूमा नहीं, फिर वो सच में बहुत मासूम थी। फ़ोन पर बात करने वाली लड़की तो नहीं लग रही थी, वो तो बहुत बोल्ड और टैलेंटेड लग रही थी। वो आकर गाड़ी में बैठे, तब भी रूह काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। अब नॉर्मल हो जाओ, मज़ीद एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, खिज़र ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि उसके छठी हिस्स उसे कुछ गलत होने का इशारा कर रही थी। क्या मतलब? रूह ने मासूमियत से पूछा। मतलब ये कि अब तुम्हें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है मोहतरमा, अपनी असलियत पर आ जाओ और फाइल मेरे हवाले कर दो। खिज़र से अब मज़ीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये फ़ाइल मैं अपने शोहर को दूंगी, तो आप बार बार क्यों मांग रहे हैं मुझसे? रूह ने उसकी तरफ देखकर परेशानी से कहा, क्योंकि उसकी बातें रूह के सर के ऊपर से गुजर रही थी। भाई, मैं तुम्हें भाई लगता हूँ? खिज़र ने उसे घूर के देखा। कुछ नहीं कह रहा था मैं। तुम्हें तो डेविल ही संभालेगा, उसने उकताकर कहा और गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी, जबकि रूह उसकी बातों को मतलब समझने की कोशिश करने लगी। डेविल? क्या ये बेढंगा नाम उसके शोहर का था, लेकिन ये कैसा नाम है? उसने तो कभी पहले सुना नहीं। हो सकता है प्यार से कहते हो, रूह ने सोचा, और दुबई की साफ़ सुथरी खूबसूरत सड़कों को दौड़ते हुए देखने लगी, जबकि खिज़र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फ़ोन पर तो उससे काफ़ी बेबाकी से बात कर रही थी, और अब वो उसे भाई कह के पुकार रही थी। ये फ़ोन वाली लड़की तो हरगिज़ नहीं लग रही थी। सड़क पर चेकिंग पोस्ट देखकर खिज़र को अच्छा खासा गुस्सा आ गया। उसका मुंह वैसे भी बना हुआ था क्योंकि मासूमा उससे सीधे तरीके से बात नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो जल्दी से जल्दी उसे डेविल के सामने लेके जाना चाहता था कि ताकि वो खुद ही उससे बात करके फ़ाइल मासूमा से लेकर उसके हवाले कर दे, ताकि वो शारिद तक वो फ़ाइल पहुंचाए। हेलो हेलो, अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ रूह आराम का बिल्कुल न्यू एपिसोड। चलिए जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। वो ऐसा ही था, डेविल उसे जो भी काम देता वो जल्दी से जल्दी अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करता था, लेकिन उस लड़की की वजह से वो अब तक अपना काम ख़त्म नहीं कर पा रहा था। उसका इरादा मासूमा को अपने आदमी के साथ घर भेजकर खुद जेल जाने का था, लेकिन वो तो तब होता जब मासूमा उसे वो फ़ाइल देती, जबकि मासूमा ने आगे उन्हें के साथ काम करना था, जिसकी वजह से वो किसी भी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता था, और अब गुस्से से उसका बुरा हाल हो रहा था। रूह पहले उसे उसी तरह से गुस्सा करते देखती रही, फिर गाड़ी में रखे पानी की बोतल उठाकर उसकी तरफ बुराई, ये पानी पी लें, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसने मासूमियत से कहा। तुम अपना मुंह बंद करो और खामोशी से बैठी रहो, वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोला। कोई उस हद तक एक्टिंग कैसे कर सकता है? बुरा मत मानिएगा भाई, लेकिन गुस्सा उस सुलगती हुई लकड़ी की मानद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। प्लीज़ आप गुस्सा मत करें, इसमें आपका अपना ही नुकसान है। मैं जानती हूँ आप बहुत बिज़ीम है, बहुत काम होगा आपको, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही है, वो बोले जा रही थी, जबकि खिज़र हैरानगी और परेशानी से उसे देखने में मसरूफ़ था।
लड़की मेरी बात सुनो, तुम अपनी याददाश्त भूल तो नहीं आई? देखो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बता दो, तुम्हारा सर किसी भारी चीज़ से तो नहीं टकराया? मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, लेकिन प्लीज़ अपनी ये बेकार बेफजूल सी एक्टिंग खबरदार, जो तुमने डेविल के सामने की वो सीधा शूट कर देगा तुम्हें। खिज़र ने उसे तहम्मुल समझाने की कोशिश की। आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब रूबी उसकी बहकी बहकी बातों से परेशान हुई तो आंखों में मोटे मोटे आंसू आने लगे, जबकि उसका आंसू देखकर खिज़र बुरी तरह से खटका। कुछ नहीं कह रहा बहन जी, हम घर चलते हैं, बाकी बातें वहीं होंगी आपके शौहर के सामने, खिज़र ने जैसे हार मानते हुए कहा। ठीक है, उसने नम आवाज़ में कहा। तो खिज़र को एक बार फिर से उस मासूम चेहरे को देखने पर मजबूर कर गई।